नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। तिब्बत में भूकंप से 95 लोगों की मौत, 130 घायल। रिक्टर स्केल पर 7.1 थी भूकंप की तीव्रता। नेपाल, भूटान समेत सिक्किम और उत्तराखंड में भी असर। चीन बोला ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने से भारत को कोई नुकसान नहीं, साइंटिफिक तरीके से करेंगे इसे तैयार। भारत ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर जताई थी आपत्ति। कनाडा के पीएम ट्रूडो का इस्तीफा, पार्टी नेता का पद भी छोड़ा। कहा मैं फाइटर हूं लेकिन घर में लड़ाई नहीं लड़ सकता। ट्रंप ने दोहराया कनाडा को यूएस में मिलाने का ऑफर। कहा अमेरिका अब और सब्सिडी नहीं दे सकता। ट्रूडो ये जानते थे इसलिए इस्तीफा दिया। अमेरिका में बर्फीले तूफान से 5 लोगों की मौत, 2.25 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे। वॉशिंगटन में 1 फुट बर्फबारी की आशंका। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत पर लगी मुहर। कमला हैरिस ने किया जीत का ऐलान। ट्रंप बोले ये इतिहास का बड़ा लम्हा। भारत यूएस परमाणु समझौते में आ रही परेशानी दूर करेगा अमेरिका। एनएसए जेक सुलिवन बोले मनमोहन सिंह ने 20 साल पहले जो सोचा उसे हकीकत बनाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एलन मस्क पर जर्मनी के चुनाव में दखल देने का आरोप। विपक्षी पार्टी को समर्थन दे रहे मस्क। नॉर्वे के पीएम बोले ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। और अब आज की खास खबर। तिब्बत में भूकंप से 100 के करीब लोगों के मारे जाने की खबर है। नेपाल और भारत तक इस भयानक भूकंप के झटके लगे हैं। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक मंगलवार सुबह तिब्बती इलाके में आए तेज भूकंप से कम 95 लोगों की मौत हो चुकी है और 130 लोग घायल हुए हैं। भूकंप के झटके नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत उत्तर भारतीय हिस्सों में भी महसूस किए गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे यानी USGS के मुताबिक भूकंप का केंद्र तिब्बत में है, जहां 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले USGS ने भूकंप का केंद्र नेपाल के लोबुचे इलाके को बताया था, लेकिन उसने फिर इसमें बदलाव कर दिया। USGS ने नेपाल के खुम्बू इलाके में भी 4.8 तीव्रता से अधिक के 4 भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए हैं। खबर है कि मंगलवार सुबह 6:35 पर तिब्बत के शिगात्से शहर में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। वहीं नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मापन एवं अनुसंधान केंद्र की प्रवक्ता मोनिका झा ने बताया कि चीन में आए भूकंप से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन गृह मंत्रालय कर रहा है। गृह मंत्रालय के सूचना अधिकारी दिल कुमार तमांग ने कहा कि नेपाल के उत्तरी जिलों में नुकसान का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। उन्होंने कहा हमने ज्यादातर उत्तरी जिलों से शुरुआती जानकारी ले ली है, हम और अधिक जानकारी हासिल कर रहे हैं। प्रभावित इलाकों से अभी तक किसी बड़े नुकसान की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इस प्राकृतिक आपदा के लिए चीन को जिम्मेदार माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों से ऐसा माना जाता रहा है कि चीन हिमालय पर धरती के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दुनिया कुछ भी कहती रहे, चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात चाहे इंसानों पर मंडराते संकट की हो या पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की जो योजना चीन की है वो इसी का उदाहरण है। चीन तिब्बत के जिस इलाके में बांध बनाने जा रहा है वहां भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। वो हाई सिज्मिक जोन में आता है। भारत इस पर चिंता जाहिर कर चुका है। चीन की ये परियोजना हिमालय के नाजुक इलाके टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर स्थित है, जहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। ये बांध तिब्बत के मेडोग काउंटी में हिमालय के उस बिंदु पर आएगा जहां नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए यू टर्न लेती है। जहां बांध बनाने का प्लान है वो भारत के साथ विवादित सीमा से बहुत दूर नहीं है। इस बांध को बनाने में 13.7 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा। इसे दुनिया का सबसे बड़ा बांध बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि इतिहास की सटीक समझ चीन द्वारा बनाए जा रहे मेडोग बांध की साइट को प्रासंगिक बनाने में मदद करेगी। 1950 के मेडोग भूकंप का केंद्र तिब्बत के मेडोग में था। भूकंप का असम और बांग्लादेश के निचले हिस्से में भी विनाशकारी असर पड़ा था।
इस बांध पर अपनी चिंताएं व्यक्त करते हुए भारत ने चीन से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि ब्रह्मपुत्र के प्रवाह वाले निचले इलाकों के हितों को ऊपरी इलाकों में होने वाली गतिविधियों से नुकसान न पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम अपने हितों की रक्षा के लिए निगरानी जारी रखेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे। जायसवाल ने कहा कि नदी के प्रवाह के निचले इलाकों में भारत के इस्तेमाल का अधिकार रखने वाले देश के रूप में हमने विशेषज्ञ स्तर के साथ साथ कूटनीतिक माध्यम से चीनी पक्ष के सामने उसके इलाके में नदियों पर बड़ी परियोजनाओं के बारे में अपने विचार और चिंताएं लगातार व्यक्त की हैं। इस पर चीन ने कहा है कि प्रस्तावित परियोजना गहन वैज्ञानिक सत्यापन से गुजर चुकी है। नदी प्रवाह के निचले इलाकों में स्थित भारत और बांग्लादेश पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बताया कि यारलुंग सांगपो नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, इस नदी के निचले इलाके में चीन द्वारा किए जा रहे जल विद्युत परियोजना के निर्माण का गहन वैज्ञानिक सत्यापन किया गया है। इससे निचले हिस्से में स्थित देशों के पर्यावरण, भूविज्ञान और जल संसाधनों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बांध बनाने की चर्चाओं के बीच मंगलवार को भारत समेत 5 देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और चीन और तिब्बत में धरती हिली। सबसे ज्यादा तबाही तिब्बत में मची, जहां 100 के करीब लोगों के मारे जाने की खबर है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। जहां पर चीन बांध बनाने का प्लान बना रहा है, वहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर स्थित है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भूकंप की वजह से ये बांध अगर नाकाम हो जाता है तो डोमिनो इफेक्ट आ सकता है। इससे पानी का उछाल बढ़ेगा और बांध के झरनों को नीचे की तरफ पुश करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि तिब्बत में जो तबाही मची है, कहीं वो किसी बड़ी तबाही का ट्रेलर तो नहीं है। और अब आज की दूसरी खास खबर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने आवामी लीग सरकार के कार्यकाल के दौरान जबरन गायब किए जाने की घटनाओं में कथित संलिप्तता के लिए अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और 11 अन्य लोगों के खिलाफ नए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। हसीना के खिलाफ ये दूसरा गिरफ्तारी वारंट है। इससे पहले उनकी सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को कुचलने के लिए शेख हसीना पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी हुए थे। साथ ही 2009 के बांग्लादेश राइफल्स यानी बीडीआर नरसंहार की फिर से जांच कर रहे आयोग ने सुझाव दिया है कि वो हसीना से पूछताछ करने के लिए एक टीम भारत भेज सकते हैं। आईसीटी ने आदेश दिया है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और 12 फरवरी को अदालत में पेश किया जाए। हालांकि बांग्लादेश सरकार अभी भी शेख हसीना की वापसी के लिए 23 दिसंबर के अपने अनुरोध पर भारत से प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना की वापसी की मांग की है। भारत सरकार ने अभी तक बांग्लादेश के नोट वर्बल का जवाब नहीं दिया है। हालांकि ढाका ने माना कि दोनों पड़ोसियों के बीच प्रत्यर्पण संधि में कोई समय सीमा तय नहीं है, लेकिन उसने बार बार कहा है कि वो हसीना की बांग्लादेश वापसी के लिए दबाव बनाता रहेगा। आईसीटी के चीफ जज मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने सुनवाई के दौरान आरोपियों की पूरी लिस्ट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इस लिस्ट में पूर्व सैन्य अधिकारी का भी नाम है। ताजुल इस्लाम ने कहा कि शेख हसीना लोगों के गायब होने वाले मामलों में सीधे तौर पर शामिल थीं। इसके अलावा आईसीटी ने हसीना को गिरफ्तार करने में इंटरपोल से मदद भी मांगी है। पैनल के चीफ रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने कहा कि हसीना से पूछताछ के लिए टीम भेजने को लेकर विचार किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रहमान ने जोर देकर कहा कि बीडीआर हत्याओं में सिर्फ विदेशी या स्थानीय संलिप्तता का दावा करना या ठोस सबूतों के बिना भारत को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। वहीं बांग्लादेश के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजर नाहिद इस्लाम ने ऐलान किया है कि बांग्लादेश सरकार शेख हसीना के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में मरने और घायल होने वाले लोगों को 637 करोड़ टका मुआवजा देगी।
उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार हर एक शहीद के परिवार को 30 लाख टका देगी और घायलों को 1 लाख टका से 5 लाख टका तक की राशि दी जाएगी। नाहिद इस्लाम ने कहा कि हर एक शहीद के परिवार को जनवरी से 10 लाख टका का बचत प्रमाण पत्र मिलेगा, जबकि बाकी 20 लाख टका जुलाई में बचत प्रमाण पत्र के रूप में दिए जाएंगे। नकद भुगतान के अलावा घायलों के इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख लिबरेशन मंत्रालय को सौंपी गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को हसीना प्रशासन ने बलपूर्वक कुचलने की कोशिश की थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के मुताबिक 16 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक इन प्रदर्शनों में 650 लोगों की मौत हुई थी, जबकि एक अनुमान के मुताबिक मरने वालों की संख्या 1000 के करीब हो सकती है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।